बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है, और आज दोबारा से एक ऐसा ही दिन था। आज के दिन कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ी भी नज़र आई। अगर मैं बात करूं आज की नेशनल असम्बली की प्रोसीडिंग्स की, तो उसमें करारदाद पेश की गई। करारदाद का वन लाइनर ये है कि भाई जो पूरा ऐवान है वो वज़ीर आज़म के पीछे खड़ा है, वज़ीर आज़म के साथ खड़ा है, और वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को इंतखाबात के हवाले से सीधी तरह मुस्तरद करते हैं। मतन में करारदाद के ये कहा गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का जो फैसला है उसमें अक्सरियत पर अक़लियत को मुसल्लत किया गया। ये ऐवान बेजा अदालती मुदाखलत को मुस्तरद करता है। ऐवान वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करे। ये ऐवान मुल्क में एक ही वक्त में आम इंतखाबात के इनेकाद को मसाइल का हल मानता है। अब ये करारदाद बहुत मुश्किलों से, बहुत डरते डराते, बहुत बचते बचाते पेश की गई, और इस करारदाद को पेश करने के लिए इंतखाब भी बाप के MNA का किया गया, जिनका नाम है वेरी ऑनरेबल कादर मक्सी साहब। अब हुकूमत ये इकदाम करके बहुत खुश हो रही है, लेकिन उनको सिर्फ एक छोटा सा रियलिटी चेक देना है, और वो रियलिटी चेक ये है कि करारदादों से आखिर होता क्या है। एटलीस्ट करारदादों से सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले उन पर कोई असर नहीं होता। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है आपको समझाने के लिए कि अगर करारदादें इतनी ही इंपॉर्टेंट होती और अगर करारदादों से इतना ही फ़र्क पड़ता, तो आज कश्मीर हमारा यानी पाकिस्तान का होता। क्योंकि माजी में डेकेड्स बिफोर जितनी करारदादें कश्मीर के मुद्दे पर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई, नेशनल असम्बली में पेश की गई, उससे ज़्यादा करारदादें मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मुद्दे के ऊपर, किसी भी इशू के ऊपर पेश की गई होंगी। लेकिन आज भी कश्मीर हमारा नहीं है, आज भी कश्मीर डिस्प्यूटेड है। हैवन सेड दैट, इमरान खान साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि जी वो सुप्रीम कोर्ट और उसके 3 रुकनी बेंच के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब के ऐलान और नेशनल असम्बली में पेश की गई, मंजूर की गई करारदाद के बाद जो साइड्स हैं वो वाज़े हैं, लाइन ड्रॉ हो चुकी है कि कौन कहाँ खड़ा है। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्या सैनिटी प्रिवेल करेगी? ये जो बालादस्ती की जंग है इसमें जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक, जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टेन्योर ख़त्म नहीं होता, तब तक शुगल मेला मौज मस्ती इसी तरह चलता रहेगा। आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख देती हूँ। अंदलीब अब्बास साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। राना एहसान अफजल खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है। निसार खोड़ो साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना एहसान अफजल खान साहब, नेशनल असम्बली में आप लोगों ने करारदाद मंजूर कर दी, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके वज़ीर आज़म को ऐवान की तरफ से बैकिंग और सपोर्ट मिली। लेकिन आप करना क्या चाह रहे हैं? आप इदारे को मिलाइन कर रहे हैं। अगर मुल्क का एक चीफ एग्जीक्यूटिव है जो कि प्राइम मिनिस्टर है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट का भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। आप इदारों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर रहे हैं क्योंकि करारदाद के अंदर यह लिखा है कि हम इस इदारे का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो सिर्फ एक सिंपल सी चीज पिन पॉइंट कर रहे हैं कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप माइनॉरिटी के फैसले को इम्प्लीमेंट करें और मेजॉरिटी के फैसले को इग्नोर करें। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि जब 4 का फैसला आ जाए और 3 जो हैं वो अपने फैसले को आगे लेके चले, तो ये पॉसिबल नहीं है। और इस चीज को जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस ने पिन पॉइंट किया, उस वक्त इसका नोटिस लिया जाना चाहिए था, जो नहीं लिया गया। तो ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये आईनी नहीं है कि आप जो है माइनॉरिटी के फैसले को कहें कि ये इम्प्लीमेंट होगा और जो मेजॉरिटी की विल है आप उसको रद्द कर दें। ये एक बेसिक बुनियाद है इस पूरे मौक़िफ़ की। लेकिन दूसरी बात, जब सुओ मोटोस को होल्ड कर दिया गया, एक जुडिशल ऑर्डर जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दिया, तो वो भी मौक़िफ़ हमारा बड़ा क्लियर है कि अगर उसको 6 मेंबर बेंच ने बाद में जाके रद्द भी किया, तो वो किस बुनियाद पे किया, कैसे किया, और बाद में किया, पहले नहीं किया, जब वो सुप्रीम कोर्ट का जो 3 मेंबर का। तो ये सारे मामला थे। फिर पूरी पार्लियामेंट ने, वजीर आजम ने, देखिए ये भी एग्जीक्यूटिव जो है वो एक पिलर होता है जमहूरी अमल का, उसने रिक्वेस्ट की कि ये जो मुतनाज़ा जो अमल बन चुका है इसका एक ही हल है कि आप फुल कोर्ट बेंच बिछा लें। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे।
हम तो आप कुछ जो नहीं कर एक रहे कह और लें ना कि आपने जो कुछ करना नहीं है और ना नहीं आपने नहीं इंतखाबात नहीं नहीं कराने हैं। वापस आती हूँ देखिए आपकी तरफ। नहीं 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 देखिए, बात सिंपल है कि आपने अगर कोई जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट हुई तो हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो मिसकंडक्ट करेक्ट करने का तरीका बता रहे हैं कि वो फुल कोर्ट ठीक बेंच है। है, जो कि जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम बिल्कुल आइन के साथ खड़े हैं, हम बिल्कुल कानून के साथ खड़े हैं। और पार्लियामेंट ने ये जो एक कह लें कि रेजोल्यूशन पास किया, ये बहुत मीनिंगफुल होता है कि पार्लियामेंट जो है वो बैक कर रही है इस चीज को, और वो डिमांड कर रही है कि आप फुल कोर्ट बेंच बना के इस मामला को हल कर लें। तो ये मैं समझता हूं सब कुछ आईनी है, कानूनी है और जमहूरी है। ठीक है, शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब ज्वाइन करने के लिए। 14 मई को इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, ये वाजे है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं लड़ाई के लिए तैयार हैं और उनके पास लड़ाई का रीज़न भी है। जैसे फैसला आप लोगों के हक में आया है ना कि जी PTI एंड आप सारे लोग जो का आप लोग का इत्तेहाद है कि भाई 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए, उसी तरह शहबाज शरीफ साहब को जो है वो ऐवान ने करारदाद दे दी है। तो अब तो लड़ाई बढ़ने वाली है, तो कौन जीतेगा ये बालादस्ती की लड़ाई? ये जूतियों में जाएगी ये करारदाद सुप्रीम कोर्ट की। ये मुंह और मसूर की दाल। ऐसी करारदादें मैं 16 दफा वजीर रहा हूं, दिन में 6-6 दफा पास हुई। और सारा अदलिया जो है वो आइन और कानून के ताबे है, और सारा मुल्क और सारे अदारे और सारे ब्यूरोक्रेट्स और सारे अदारे और असम्बलियां जो है वो अदलिया के जेर असर है। 190 आर्टिकल का रडार उन्होंने चला दिया ना, तो इनको जो रेवेंट भागने का रास्ता नहीं मिलना। और अभी केस खत्म नहीं हुए शहबाज शरीफ साहब, अभी नैब के केस खत्म नहीं हुए शहबाज शरीफ साहब, याद रखना। अभी मनी लॉन्ड्रिंग के केस खत्म नहीं हुए, अभी सारे केस उसी तरह हैं। और अगर आपको कोई गलतफहमी है तो आप दूर कर लें। और ये सारे मिलकर जो है ये आपको लेके जा रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ। 11 तारीख 6 तारीख तक मैं कुछ नहीं कहता, 6 दिन 11 तारीख को मैं इंटरव्यू दूंगा और 11 को आपकी हालत काबिले रहम होगी और आपको सियासी तौर पर वहीं दफन किया जाएगा जहां गिलानी को किया गया और दूसरों को किया गया। और अगर हिम्मत है तो आप रेफरेंस दे रेफरेंस, क्यों नहीं दे रहे रेफरेंस? शेख साहब आप कह रहे हैं कि करारदाद जूतियों में जाएगी। इमरान खान साहब को अगर इंतखाब नहीं मिले तो वो क्या करेंगे? सड़कों पर आएंगे। तो बगैर एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के क्या वो कुछ कर पाएंगे? क्या वो प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे? वक्त था एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नागजीर थी। एक वक्त था कि एस्टेब्लिशमेंट के बाद सूरज तुलू नहीं होता था। एक वक्त था कि लोगों की नमाज नहीं होती थी एस्टेब्लिशमेंट की। वो सियासी नमाज की बात कर रहा हूँ, कोई मजहबी इशू ना बना दें। वो वक्त खत्म हो चुका है और हर अदारा अपने होश व आवास और शऊर में काम कर रहा है। और जो अदारा होश व आवास और शऊर में काम नहीं करेगा उसको कीमत देनी पड़ेगी। रियासत आवाम का नाम है, आवाम बगावत पर तुली हुई है, उसकी आंखों में खून है। हम 16 दफा वजीर रहे हैं, हमारे हल्के हमारे हाथों में नहीं रहे। शेख साहब मुझे पता चला है कि आप सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया तो मियाँ साहब भी आ रहे हैं, 11 अप्रैल को उन्होंने सऊदी अरेबिया आना है। क्या पाकिस्तान के हालात के ऊपर आपको लगता है कि वहाँ पे कोई मेजर ब्रेक थ्रू होगा मीटिंग्स के अंदर, और क्या आप मुलाकात करेंगे उनसे? कोई बात पाकिस्तान पे अगर ये समझता है कि पाकिस्तान की कोई 1 साल हो गया, इनकी कोई औकात नहीं है, 200 अरब सऊदी मिल जाए, पता नहीं UAE देता है कि नहीं देता है। मर गया गरीब महंगाई में एड़ियां रगड़ते रगड़ते। और IMF की डील अभी तक नहीं हुई, और अगर हो जाए शायद इस महीने तो उससे क्या होगा? कर्ज के इजाफों से आप क्या लेने जाएंगे? आपको डूब मरना चाहिए। सारा पाकिस्तान बेशर्मो बेगैरतो तुमने लूटा है, और बेगैरतो तुम अदालतों के भगोड़े हो और कहते हो डॉलर 500 का हो जाएगा। फिर आपको आपकी बालकोनियों से लोग घसीट कर लाएंगे। जब डॉलर 500 का छोड़ो परे 500-400 का भी हुआ तो आप कहाँ भाग के जाएंगे जी? पापड़ वाले का अकाउंट और वो दही भल्ले वालों के अकाउंट और मिर्च मसाले वालों के अकाउंट तो काम नहीं आएंगे। वो रमजाना मसली का अकाउंट तो नहीं काम आएगा ना। फिर लोग अपनी जिंदगी और मौत का फैसला खुद करेंगे, और वो तैयार हैं जिंदगी और मौत का फैसला करने के लिए। ठीक है जी, हैव अ सेफ फ्लाइट शेख रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। निसार खोर साहब, आपको लग रहा है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट को लेट डाउन कर रहे हैं? वो भी एक इतना ही इम्पोर्टेंट इदारा है। देखिए बात सुने,
जब ये केस शुरू हुआ था सुओ मोटो का, तो उसके पहले दिन ही पीपल्स पार्टी ने शायद कोर्ट में आके ये कहा था कि सही बेहतर है कि हम फुल कोर्ट बना लें, लार्जर बेंच बना लें। अब लार्जर बेंच थी या नहीं थी, लेकिन जो भी अखबारों में पढ़ा है वो ये था कि जी 9 रुकनी बेंच थी। अब 9 रुकनी बेंच चलते चलते जाके 3 रुकनी बेंच पर पहुंच जब गई, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वो अहमियत जाया हुई। 6-7 जजों ने तो कह दिया कि सुओ मोटो लेना ही नहीं चाहिए था। लेकिन चलो, उमरता बंदयाल साहब ने सोचा होगा कि आइन में लिखा हुआ है 90 दिन का, इसलिए मैं अपना फर्ज निभाऊं। लेकिन फर्ज निभाते निभाते भी दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने उनसे इख्तलाफ किया, उनसे टेक्निकल ग्राउंड पर इख्तलाफ किया कि जी सुओ मोटो बनता नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब अपने जिद पे अड़े रहे और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कभी, और फैसले में थोड़ी बहुत गुंजाइश भी दे दी कि चाहे आइन में 90 दिन का लिखा हुआ हो, लेकिन तुम फिर भी मशवरा करो सदर पाकिस्तान से और केपी के गवर्नर साहब से। अब इसमें मशवरे की बात मुझे कम से कम समझ में नहीं आई थी। अगर 90 दिन था तो 90 दिन था ना, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, तो उसमें गुंजाइश पैदा करने की क्या जरूरत थी। चलो आज की बात मैं करता हूं। आ गया फैसला पंजाब का कि जी 14 मई को इलेक्शन होगी। केपी क्या पाकिस्तान से निकल चुका है? क्या केपी वाले पर फैसला नहीं होना चाहिए था? क्या उसको भूल जाना मुनासिब है कि जी आ जाए सिर्फ पंजाब में होंगे और केपी में नहीं होंगे? वहां क्या आइन लागू नहीं है? चीफ जस्टिस साहब उसका नाम लिखना भूल गए या उन्होंने कर दिया ऐसे? सवाल ये उठते हैं कि मैं इलेक्शन के मुखालिफ नहीं हूं, हारूंगा, मैं पहले भी हारा हूं पंजाब में, कल भी हार जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम अपनी जदोजहद अपनी जगह करते रहेंगे, मुझे कोई इससे गर्ज नहीं है। 90 दिन है लिखा हुआ कानून में, आइन में, लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि ये साफ और शफाफ होना चाहिए, पीसफुल, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। अब ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पर मैं समझता हूं ये फिर बात जहन में रह गई कि 2 सूबों में इलेक्टेड हुकूमत होगी, बाकी सूबों में केयरटेकर होगी, मरकज में भी केयरटेकर होगी, अथॉरिटी सूबाई हुकूमतों को जो इलेक्टेड हुकूमतें हैं उनके पास ज्यादा होगी। और वो कल इलेक्शन रिगिंग की बात तो इस मुल्क में आम फहम कहता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि चीफ जस्टिस साहब अगली इलेक्शन को भी मुतनाज़ा बनाने के लिए अब रिगिंग का हिस्सेदार बन रहे हैं? अतर कलामी की माजरत चाहती हूँ, पार्लियामेंट ने भी करारदाद मंजूर करके इदारों के ऊपर जो ट्रस्ट है उसको कोई मजीद बेहतर नहीं किया, खराब ही किया है। अब तो पूरी दुनिया कह रही है कि देखिए जी, पार्लियामेंट भी कह रही है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड नेवर एंडिंग डिबेट। सर, डिबेट अपनी जगह पे होनी चाहिए, डिबेट के बगैर तो सियासत चलेगी नहीं। पार्लियामेंट को आप कहते हो कि जी वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट है जो आइन बनाती है, पार्लियामेंट है जो दूसरों को अख्तियार देती है, पार्लियामेंट अपना इजहार ख्याल कर रही है, तो आप उसमें भरम हो रहे हैं। मैं कहता हूं अगर ये मैं कहूं कि चीफ जस्टिस साहब ने अपनी डिस्क्रेडिबिलिटी खुद ही पैदा कर दी, तो मैं क्या गलत हूं? 9 में से 3 जज, ठीक है सर, ये कोई अच्छा लगता है? ये ठीक है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मेरे साथ रहिए, मेरे साथ बने रहिए। एक बात है, मैं आप जैसे पॉलिटिशियंस की तरह सीनियर तो नहीं हूं, ना मेरी इतनी कोई दूर अंदेशी है, लेकिन मैं ये जरूर भांप चुकी हूं और ये मैं कह रही हूं कि ये फड्डा पड़ना ही पड़ना है। करारदाद के बाद भी ये लड़ाई खत्म नहीं होनी है। मुझे पीटीआई के पास जाना है, वापस आती हूँ बाकी आप लोग के पास। अंदलीब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी सर, आई एम कमिंग बैक टू यू। अंदलीब अब्बास साहिबा, लड़ाई तो शुरू हो चुकी, लड़ाई शुरू हो चुकी, साइड्स भी चुनी जा चुकी हैं। हुकूमत को ये लगता है कि इदारे उनके साथ हैं, इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट उनके बेंच के साथ खड़े हैं, एहतजाज कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसके बेंच के लिए हक में आवाज़ भी उठा लेंगे। ऑपोजिशन वैसे ही इमरान खान साहब जो है वो बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर, क्योंकि आप लोगों की लाइनें नहीं मिल रही हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, फौजी भाई आप लोग को लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, उनके बगैर क्या कोई मुतासर कुन तहरीक आप चला पाएंगे? शुक्रिया बीनिश। देखिए, ये जो कमाल हुआ ना, ये हुआ है कि एक ही फ्रेम में, जो हम हमेशा कहते थे कि ये बेसिकली आमिर हैं, ये आमिर की पैदावार हैं, इनको कानून की कोई परवाह नहीं है।
जो भुट्टो साहब थे वो सलामी करते थे और डैडी कहते थे अयूब खान को। 6 साल उनको उनके मुलाजिम रहे हैं। उसके बाद आप देखें जो नवाज शरीफ साहब थे वो कहते थे मेरा मेंटोर है, और वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है। तो ये बेसिकली हम हमेशा कहते थे कि ये सारे एक जैसे हैं, आमिर हैं, और बादशाहत वाला इनका माइंड सेट है, सोच है, जिसपे क्या होता है, आप ताली मारे, आप कहें कि ये मुझे पसंद नहीं है, मैंने लिख दिया, मैंने कह दिया, बस हो गया ये। और इसका सबूत क्या है कि इन्होंने 1997 में फोन किया चीफ जस्टिस को, अब्दुल कयूम को, और कहा कि भाई बेनजीर की जो है वो सजा बढ़ा दो, और वो हो गई। तो ये जो एटीट्यूड है, ये जो इनकी पूरी हिस्ट्री है, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट पे हमले करते हैं, जिसमें ये जजों को खरीदते हैं, जिसमें ये दरार पैदा करते हैं, ये हिस्ट्री जो है ये कोई नई नहीं है। ये आपके चैनलों ने 10,000 दफा डिस्कस की, लिखी गई, और हर प्रोग्राम में डिस्कस भी होती है। अब यहाँ क्या मसला है? यह मसला ये है कि जी ये कैसे हो सकता है? ये जो दूसरी बात मेरी है, ये कौन सा बेंच है जिस बेंच पे ये खड़े हुए हैं? ये वो बेंच है जिसने पिछले साल हमें हुकूमत से हटा दिया था, हमारी हुकूमत उल्टी कर दी थी। वही सुओ मोटो लिया, वही बेंच था, वही हम उल्टे हो गए, और हमने कहा ठीक है, हमें अफसोस है, लेकिन हम सियासी अमल में आ गए, हम सड़कों पे आए, हम अवाम के पास गए, हम अपनी सियासत शुरू कर दी। ये खड़े होके कहते हैं कि जी हम इसको मानेंगे नहीं, हम पैसे नहीं देंगे, हम ये होने नहीं देंगे, और ऐसे लिखते हैं और साइन करते हैं जैसे इनके कहने से और इनके साइन करने से कानून ताबे हो जाएगा। फर्क ये है कि शायद ये जो है, ये जो कोर्ट्स हैं, इनके पीछे अवाम खड़ी है और हम खड़े हैं, और ये कोर्ट्स जो हैं वो इंसाफ पे बेस्ड है। कोई लॉयर, कोई जिसको कहते हैं बंदा इस बात पे डिसएग्री नहीं करता कि आईन कहता है कि 90 दिन में होने चाहिए, और अगर आपने उसको आईन को तोड़ना है तो आप ऑब्वियसली एक मार्शल लॉ और वो बाकी जो आप जिसकी पैदावार है आप उसको रिपीट करना चाहते हैं। फर्क ये है, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो अवाम है ना, वो मेरे आपसे, मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं इनको इतनी दफा समझाती हूँ कि देखिए एक रेजोल्यूशन आप पास कर देते, साल हो गया है कि जी जो 20 लोग मर गए, जिनको आटा नहीं मिला, जो बच्चियां मर गई, जो 3 साल का बच्चा कुचला गया आटे के लिए, हमें उस पर अफसोस है। काश ये अवाम को ये कर देता, काश ये अवाम ये रेजोल्यूशन करता कि जी चूंकि रमजान आया और प्राइसेस जो है 46% इन्फ्लेशन हो गई है, इसलिए हम अपनी कैबिनेट जो है 85 से हम उसको 50 कर लेंगे। नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी जो हमने खुद बनाई है, उसने कहा 30 बंदे जो फारिग बैठे, जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं है, वो निकाले तो 200 बिलियन बच सकता है। काश ये ईमान खड़े होके ये कहता कि जी चूंकि हमने पूरा साल बिजली की कीमतें डबल कर दी हैं, गैस की कीमतें 3 गुना कर दी हैं, तो हम इस रमजान में और आगे उनको रिलीफ देंगे। एक बात अवाम की नहीं हुई। जब से आए हैं क्या बिल पास हुए हैं? बिल ये पास हुए हैं कि जी हमारे पे सारे केसेस माफ, ओवरसीज की वोटिंग राइट्स गई, और ये अदालत किसी सूरत हम इस अदालती फैसले को नहीं मानेंगे। हम जजेस पे रेफरेंसेस करेंगे, क्योंकि हमारा कारोबार है ऑडियो वीडियो ब्लैकमेल का। क्योंकि आपको याद है कि एक कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये सिसिलियन माफिया है। तो सिसिलियन माफिया होता क्या है? सिसिलियन माफिया इदारों के अंदर पेनिट्रेट करके उनको बीएमवी करता है, या ब्लैकमेल करता है, या पैसे से खरीदता है। यही चीजें इसी हुकूमत ने तब्दील करानी है, जिसके लिए करारदाद पेश की गई है। और यही चीजें कि ये जो इस तरह से टैगिंग की जाती है, ये जो इस तरह से लक़ब दिए जाते हैं, इसी चीज़ को मेरे ख्याल से ये लोग जो है ये कंट्रोल करना चाहते हैं। मुझे एक वक्फा लेना है, मुझे इजाज़त दीजिए एक ब्रेक लेने की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। राना साहब, आप लोग एक रेफरेंस दायर करने का सोच रहे हैं, मांग तो खैर नवाज शरीफ साहब ने की है, रेफरेंस आप कैसे दायर करेंगे? दो चीज़ें हैं जो कि बड़ी क्लियर हैं इस हवाले से। एक तो ये कि फैसला आ चुका है, अब आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, रेफरेंस दायर करें, कुछ भी करें तो ये कहेंगे कि फैसला आ गया, क्योंकि फैसला आप लोग को कबूल नहीं है, सो ये तो डायरेक्टली आप लोग अपनी जो है वो खुन्नस निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस हिमसेल्फ इज सिटिंग, तो रेफरेंस किसको देंगे, कौन करेगा उसको? क्या चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई रेफरेंस करेगा? समझाइए कैसे होगा।
देखिए, कोई रेफरेंस हमारा दिल चाह रहा है तो हम रेफरेंस तो नहीं दायर कर रहे ना। इससे पहले मुझे सिर्फ 2-3 चीजों पे कमेंट करने दें। इन्होंने कहा जूतियों में करारदाद ये जाएगी, तो इनका तो यही जमहूरी अमल को ये जूतियों में ही रखते हैं। खुद ये बाजवा साहब की तारीफें कर करके ये नहीं थकते थे। किस तरीके से इनको हुकूमत में लाया गया, किन के कंधों पे ये आए, किस तरीके से साकिब निसार ने सारे मामला सेट किए, तो ये बातें अच्छी नहीं लगती। ये तो खुद जो है इन्हीं चीजों की पैदावार हैं। उसी तरीके से उसी तर्ज से ये हुकूमत में आए, बल्कि लाए गए। लेकिन ये हमेशा क्योंकि तल्ख बातें करते हैं, लफाजी इनकी बड़ी खराब होती है, वो तो मैं नहीं मैच कर सकता, ना मैं करना चाहता हूं इनकी लफाजी मैच। लेकिन इनकी हिस्ट्री और जिस तरीके से इनका जो तर्ज रहा है फौज के साथ, वो सब जानते हैं कि ये कैसे इक्तदार में आया, और अभी भी इनको सिर्फ इसी चीज का दुख और अफसोस है। देखें, जो आपका बात आ गई, ये हमारा कोई दिल चाह रहा है तो ये हम बातें नहीं कर रहे। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर टेक्निकल बातें की जा रही है ना। 4 मेंबर्स के जब हम मेजॉरिटी फैसला कहते हैं तो वो एक टेक्निकल बात है, वो भी एक आईनी बात है ना। वो जो जिन लोगों ने, जो 4 जजेस हैं जिन्होंने फैसला दिया है, वो आइन के मुताबिक ही दिया है ना, कानूनी आईनी बात की है। तो उसी की बुनियाद के ऊपर रेफरेंस दायर किया जाएगा। और जब आप रेफरेंस दायर करते हैं, अगर ये हो गया फैसला कि आप रेफरेंस दायर कर रहे हैं, तो वो हमारी लीगल टीम अनाउंस करेगी। लेकिन जिसके खिलाफ दायर कर रहे होते हैं वो फिर नहीं सुन सकता। अच्छा ये तो सर, आप एक दायर नहीं बेसिक कर सकते हैं सर, आप रेफरेंस दायर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सदर के बगैर आप ये नहीं कर पाएंगे। सदर ने भेजना होता है। हाँ, अगर आप किसी प्राइवेट मेंबर के थ्रू भेज रहे हैं, तो अगर प्राइवेट मेंबर भी कोई भेजेगा तो जो चीफ जस्टिस है उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। कैसे करेंगे? मेरी समझ से बाहर है ना। मुझे जहां पे आप लोगों ने इतने दिन इतने आइन और शिके पढ़ाई हैं, मुझे बताएं कि रेफरेंस कैसे फाइल होगा। क्योंकि मैं जहां से मैं देख रही हूं सर, ये जंग आप हारते हुए नजर आ रहे हैं। उल्टा फवाद चौधरी साहब आप लोगों को ये वार्न कर रहे हैं कि वो वफाकी काबीना के लोग जिन्होंने पार्ट एंड पार्सल किया है इस डिसीजन के अंदर कि हम इस फैसले को मुकम्मल दरामद नहीं करेंगे, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाया जा रहा है, उनको नाअहल कराने की बात की जा रही है, ये पूरा सीन आपको उल्टा पड़ जाएगा। कैसे उल्टा पड़ेगा? मुझे आप बताएं कि जब एक मेजॉरिटी का फैसला हो और वो आप रद्द कर दें, और माइनॉरिटी का, तो ये तो एक चीज हो ही नहीं सकती ना, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये किसी ने किया है तो जाहिर सी बात है वो गलत किया है। और वो चीज जो है वो आज पूरी पार्लियामेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी है और वो इस गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, और उसने अपना रेजोल्यूशन पास किया है कि ये इसका एक ही सोल्यूशन है, वो फुल कोर्ट है और उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। और जहां तक आइन शिकनी की बात है, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता कि केपीके जो है वो भी इस मुल्क का हिस्सा है, वहां भी 90 दिन इंप्लीमेंट होते हैं। और 90 दिन की बात आर्टिकल 254 पहले भी जिक्र हो चुका है कि आइन के अंदर है मौजूद। राना एहसान साहब, आप लोगों ने कहा किसी के साथ खड़े होना है, आज आप इसी पे खुश हो गए हैं कि जी पार्लियामेंट शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ी होगी, प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी होगी। आप लोगों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, बहुत ज्यादा वेटेज दे दिया था राजा रियाज साहब को। अब राजा रियाज साहब भी जो है वो बेचारे कह रहे हैं कि जी नून लीग जो है वो मुझे पहचानती नहीं है। आप सुनना चाहते हैं वो क्या कह रहे हैं? आपको पता चल जाएगा कि आपकी पार्टी एक्चुअली किसके साथ खड़े हैं। सुनवाइए जी। यहाँ पे एमक्यूएम वाले दोस्त बैठे हैं, बाप के दोस्त बैठे हैं, राना तनवीर साहब गवाह हैं, जिनको आज हम नजर नहीं आते। उनमें साद रफीक साहब भी शामिल हैं, वो हमें आज पहचानते नहीं, शायद उन्हें मेरा नाम भी ना पता हो, लेकिन उस वक्त ये कहते थे कि राजा रियाज जो काम तुम कर रहे हो पाकिस्तान में सुनहरी तारीख लिखी जाएगी। कमाल हो गया भाई, सुनहरी तारीख लिखे जाने वालों का नाम नहीं आपको पता, आप उनको भूल गए हैं। कहाँ खड़े हैं आप सर? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये राजा रियाज साहब को क्यों नहीं पहचान रहे और क्या वजह है कि उनको कोई पहचानता नहीं है। मेरा उनका कोई मसला होगा, अभी वो उसके ऊपर उन्होंने वजाहत नहीं की, लेकिन सारे ही उनको पहचानते हैं। कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है। कोई हुआ तो ये उनसे जरूर, उनके जो गिले शिकवे हैं ऑपोजिशन लीडर के, जरूर दूर कर दिए जाएंगे। लेकिन देखें, बात यहाँ जब आइन की ये बात करते हैं और आइन के ये बनते हैं, पहरेदार बनते हैं, तो इन्होंने तो लोकल बॉडीज की, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, एग्जिस्ट करती थी पीएमएलएन की लोकल बॉडीज थी पंजाब में, इन्होंने सस्पेंड कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी, तो उन्होंने पूरा साल। राना साहब, आप भी कमाल करते हैं, मतलब मुझे आपकी गुफ्तगू करने का तरीका बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मसला ये है कि आप कमाल करते हैं। इतना बड़ा तूफान सामने आया हुआ है, आप करारदाद हाथ में लेके फिर रहे हैं, आप मुझे लेकर जा रहे हैं लोकल बॉडीज की तरफ। खुदा का कुछ खौफ करें। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द कंट्री? सर एक मिनट आप रुके, एक मिनट सर खोड़ो साहब के पास में जाती हूँ।
खोड़ो साहब आपको बता आखिरी देंगे, point, देखिए, वो मेरे आपसे मैंने- ज्यादा सीनियर है, वे आपको बता देंगे कि क्राइसिस है। सही गलत की बात नहीं हो रही, लेकिन क्राइसिस तो है। निसार खोड़ो साहब, आप जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन, और आपकी पार्टी तो एक मजमुआ है सुपर सीनियर लोगों का, आप लोगों को मिल करके कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था कि अगर मई नहीं, अक्टूबर नहीं, तो कोई और बीच का रास्ता निकाल लेते। ये तो मामला एग्रीवेट हो रहा है। जरा समझाइए आप राणा एहसान साहब को कि मामला है फड्डे वाला। सही गलत की डिबेट एक तरफ है, आप इनको पहले बताइए कि लोकल बॉडी पर इस टाइम पर बात करनी है कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान पर बात करनी है। 1 मिनट मुझे गुजारिश करने दें। पहले मैं थोड़ी सी वजाहत के लिए आपको माजरत कर रहा हूं। अभी बहन ने कहा अयूब खान का ताना दे दिया भुट्टो साहब, उसके नौकरी में रहे 6 साल। उस वक्त भुट्टो साहब मुस्लिम लीग के मेंबर थे, पीपुल्स पार्टी उस वक्त थी ही नहीं। नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक के साथ थे, वो उनको कहते थे मेंटोर। इमरान खान क्या दूध का धुला हुआ है? मुशर्रफ का कैंपेनर इमरान खान ही था। मुशर्रफ को इनवाइट करके 2 या 3 करोड़ रुपए शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए मुशर्रफ खान की इंटरटेनमेंट की थी, उसकी खुशामदें की थी, उसके साथ होता था, उसकी कैंपेन, उसके रेफरेंडम जो गैर आईनी रेफरेंडम था, उसका चीफ कैंपेनर था। उसके बाद इसी इमरान खान ने अवाम से माफी मांगी कि मैंने गलती की थी, मैं उसका चमचा बना था। तो दूध का धुला इमरान खान भी नहीं है। ठीक है, अगर ये बात है। बाकी आइए बात करने के लिए जो आपने दूसरी बात की कि क्राइसिस हैं। इमरान खान ने जानबूझकर असेंबलियां डिसॉल्व जबरदस्ती करवाई। परवेज इलाही बोल पड़ा कि मैं रोक रहा हूं कि डिसॉल्व मत करो, अभी देखो अपना हशर क्या हो रहा है। ये परवेज इलाही जो उनका भी सदर है, उसने कह दिया था अखबार में, मैंने भी पढ़ा था, और अखबार कभी छुपता नहीं है, कभी मिट नहीं जाता। इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो चुका था, उसको पता था कि मैं जा रहा हूं, अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगी, तो उन्होंने जबरदस्ती असद कैसर से हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन को रद्द करवाया और कोर्ट ने बहाल कर दिया। यहां परवेज इलाही को बाकायदा कॉन्फिडेंस का वोट मिला, अवाम का वोट मिला, एमपीएस का वोट मिला। उसके बाद उसने डिसॉल्व क्यों किया? जानबूझकर केपी डिसॉल्व क्यों किया? हमजा शहबाज की इलेक्शन लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हो गई? जब हमजा बना था तो जिसने उसको वोट दिया, उसको वोट तो माना नहीं गया, उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया। इतना बड़ा फैसला। यहां इमरान खान रोजाना पार्लियामेंट को गाली देता है, अपने लोगों को विड्रॉ करके और रिजाइन कर देता है, अवाम की बेइज्जती करता है, उस पर टिस से मिस नहीं, उस पर एक लफ्ज नहीं। इतने सारे लोगों को जितवा के अवाम ने भेजा था ना असेंबली में, तो अवाम की बेइज्जती क्यों की? क्यों इस्तीफा दिया? क्यों पार्लियामेंट पे अदम एतमाद का इजहार किया, जो अब कहता है कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए? मैं बात कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है सिंपल। इलेक्शन होने चाहिए और होने चाहिए अपनी जगह पे, लेकिन मुझे गारंटी देना चीफ जस्टिस कि फ्री एंड फेयर होगा। क्यों आलाकार बन रहा है यार इलेक्शन में? उसको रिगिंग कराने के लिए, उसको मुतजाद बनाने के लिए क्यों कर रहा है? मैं अभी फैसला आ गया, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हम अमल करेंगे, इलेक्शन होने को आगे बढ़ेंगे। लेकिन मसला ये, अगर फड्डा हल होना था तो इस रिजोल्यूशन से पहले हुकूमत वक्त कह रही थी कि हम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसका इनकारी इमरान खान था। हुकूमत ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, इमरान खान ने कहा नहीं आऊंगा। 4 दिन पहले कहा कि जी मैं आके बात करूंगा आइन पर, फिर दूसरे दिन जवाब दिया कि मैं चोरों और लुटेरों के साथ कतन नहीं बैठूंगा। इमरान खान कर रहा है ये सारा फसाद, हम नहीं कर रहे हैं। हम 8 अक्टूबर जैसे ही टर्म पूरा होगा 2 महीने में इलेक्शन कराने के लिए तैयार, जो नसीब, जिसका नसीब जो जीते। लेकिन ये जानबूझकर फड्डा जो है वो पीडीएम ने नहीं किया, इमरान ने किया। ठीक है, इमरान खान ने किया। मुझे ब्रेक लेना है और उसके बाद इमरान खान साहब की रिप्रेजेंटेशन जो है अंदलीब अब्बास साहिबा कर रही हैं, जो मुस्कुरा रही हैं, उनसे इसका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। अंदलीब अब्बास साहिबा, सब कुछ इमरान खान ने किया है, आपने सुन लिया ना, लाउड एंड क्लियर। मैं तो कहती अल्लाह की कुदरत है, ये सारे 13 इकट्ठे हुए
इनकी सारी ताकत, इनकी सारी इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, इनके पास सारा पैसा, सारे टैक्स पेयर के पैसे, खजाने, इनके पास ब्यूरोक्रेसी, सारी मशीनरी। उसके बाद वो कल्ला इमरान खान इनको चित कर गया, इनके हवास पे छा गया है। इन्होंने कत्लो गारत की, इन्होंने बच्चे उठाए, उन पे टॉर्चर किया, कस्टोडियल टॉर्चर किया, केसेस किए, 150 केसेस किए, मेरे पे भी किए, औरतों पे भी किए, बुजुर्गों पे भी किए, मारा पीटा, खून निकाला, पूरे रेंजर्स भेजे, वाटर कैनन्स लगाई, इन्होंने केमिकल्स फेंके, इन्होंने हेलीकॉप्टर लेके आए, कंटेनर लगाए, इन्होंने इंटरनेट काट दिया। उसके बावजूद इनका ये हाल है कि ये सारे, वो कहते हैं ना, सारे इकट्ठे होके बड़के मार रहे हैं पार्लियामेंट में खड़े होके कि जी हम आईन तोड़ेंगे। और ये देखिए अभी क्या निसार खोड़े साहब ने कहा कि इस जज के बारे में जो कुछ कहा इन्होंने, ये वही जज है जिसने हमें हुकूमत से निकाला था और इन्होंने आसमान और जमीन के कलापे मिलाए थे उस वक्त। ये वही जज हैं, ये वही सो मोटो हैं, लेकिन इस वक्त फैसले के खिलाफ है और हमें तो हुकूमत से निकाला था। अभी तो सिर्फ इलेक्शंस की बात हो रही है। और दूसरी बात ये है, इस बात का जवाब नहीं देते कि भाई अक्टूबर में कैसे पता चलेगा आपको कि जी अब जो बेशुमार, जिसको कहते हैं बेड़ा गर्क हो गया है, इकोनॉमी डूब रही है, दहशतगर्दी बकौल इनके बहुत है, सिक्योरिटी की बहुत इश्यूज है, कैसे पता चलेगा कि अक्टूबर में ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? और बकौल मौलाना फजलुर रहमान के कि जी हो सकता है 2024-25 में जाना पड़े। तो आप देख लें, आपको पता चल गया, कल को जो हुकूमत आएगी उसकी मर्जी नहीं होगी, वो कहेगी जी पैसे नहीं है, मैं तो अगले 5 साल और गुजारूंगी। तो ये मार्शल लॉ में होता है, ये जंगल के कानून में होता है, ये बिल्कुल इंसानों के का जो रूल ऑफ लॉ है उसमें नहीं होता। ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि जी रूल ऑफ लॉ के हम ऊपर हैं, हम अपना कानून बनाएंगे, हम ऐसे साइन करेंगे, जिसके यूं को फोन करेंगे और फिर ये सारे जो है ना ये खत्म हो जाएगा, इमरान खान और सारा कुछ खत्म हो जाएगा और हम एवर आफ्टर हमेशा के लिए हुकूमत में आके पॉइंट आ गया आपका। आई हैव टू रैप अप और उसी सवाल के साथ रैप अप कर रही हूँ जिससे आगाज किया था कि इस बालादस्ती की लड़ाई में कौन जीतेगा, ये हम सबको देखना है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे।